नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की कुल 6 विधानसभा सीटें अब खाली हो गई हैं। इन सभी सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। इन सीटों पर बीजेपी के मुताबिक जातिगत समीकरण अनुकूल माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस इन सीटों पर गठबंधन के सहारे आगे बढ़ना चाह रही है। कुल 6 में से 2 सीटों पर आपको बता दें गठबंधन और बाकी पर कांग्रेस तैयारियों में जुटी है। हालांकि ये उपचुनाव दूसरे अन्य चुनाव से बहुत अलग है। यहां पर अलग अलग सियासी समीकरण काम करते हैं। इसी पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं हितेंद्र शर्मा जी। हितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा आप दोनों ही मेहमानों से। शुरुआत करेंगे हितेंद्र जी आपसे। हितेंद्र जी, ओपनिंग नोट उपचुनावों को लेकर बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उपचुनाव को लेके हमारी तैयारियां पूर्ण है। जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेता सभी 6 सीटें जहां उपचुनाव होने हैं वहां पे दौरे कर चुके हैं। जी। 6 में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां उपचुनाव होना है, जहां हमारा विपक्षी गठबंधन या विपक्ष के लोग के विधायक थे। एक विधायक हमारे अभी स्वर्गवास जी। हुआ, इस वजह से वो सीट खाली हुई। 6 की 6 सीटों पे हमारी तैयारी पूर्ण है। हमारे ऑब्जर्वर्स लग चुके हैं, सभी जगहों पे मीटिंग्स चल रही है पार्टी की बूथ स्तर पे, पन्ना प्रमुख स्तर पर। और जी। हमारी जो डबल इंजन की सरकार के लोगों ने लाभ देके, जी। उसको देखते हुए हमें लगता है कि हम पूरी 6 की 6 सीटों पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अधिकतम सीटें जीतेंगे। 6 की 6 सीटें जीतने के लिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है। जी। किसान वर्ग, युवा वर्ग, महिला वर्ग, सभी वर्गों के लिए जो हम लोग काम करते हैं उसको देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भ्रम पिछले चुनाव में कांग्रेस के द्वारा तथाकथित रूप से फैलाया गया था, कहीं ना कहीं उसमें हमारी कमी रही कि हम उसको लोकसभा चुनाव में दूर नहीं कर पाए थे। मगर अब सब चीजें जनता के सामने आ चुकी। कांग्रेस का जो दोहरा रवैया है वो भी जनता के सामने आ चुका। जी। हम जनता के दम पर, विकास के दम पर और हमारे संगठन के दम पर पूरी 6 की 6 सीटें मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। चल। कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार जी से जानेंगे। राजकुमार जी, ओपनिंग नोट सर। देखिए, ओपनिंग अप तो भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान के प्रभारी आए हैं उन्होंने ओपनिंग तो चालू कर दी है। जी। कांग्रेस पार्टी के हिंदुस्तान के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब के बारे में दिया गया उनका बहुत बड़ा बयान, घिनौना बयान, और हिंदुस्तान के युवा दिलों की धड़कन सचिन पायलट जी के लिए दिया गया उनका बयान, ये जी। दोनों बयान भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनाव में, ये उपचुनाव तो केवल मात्र 6 सीटों पर है, इसके बाद पंचायत के चुनाव होंगे, नगर निकाय के चुनाव होंगे, उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना इलाज खुद ने कर लिया है। यूपी से आए एक नेता ने पहले तो भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को निपटाया था। इन नेताजी ने आकर के पहले तो भारतीय जनता पार्टी पे अटैक किया, जी। राजपूत समाज पे अटैक किया, उसके बाद गहलोत साहब जो वरिष्ठ नेता हैं, जो जी। एक प्रमुख समाज से आते हैं, के ऊपर अटैक किया। और सचिन पायलट जो राजस्थान में युवा दिलों की धड़कन है, दौसा में, टोंक में, जहां पर वो निकलते हैं काफिला चलता है पीछे। गहलोत साहब जब पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी निकलते हैं उनके पीछे काफिला दौड़ता, कार्यकर्ताओं का हुजूम होता है। दोनों नेताओं पर अटैक करके भारतीय जनता पार्टी के जो नए नवेले प्रभारी हैं और जो नए नवेले जो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का इलाज खुद ने कर लिया है। राजस्थान की जनता इस बात से बहुत आक्रोशित है। जी। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हितेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा वापस। जिस तरीके से राजकुमार जी आरोप लगा रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे, साथ ही राजनीतिक समीकरणों को लेकर क्या कहेंगे? ये उपचुनाव में राजनीतिक समीकरण जो है वो कितने प्रभावी रहेंगे? देखिए, राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से प्रभावी रहेंगे, जी। क्योंकि समीकरण पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो गए। जो कांग्रेस ने भ्रम फैलाया था वो भ्रम जनता के सामने आ चुका, कांग्रेस सर, की झूठ समीकरण जनता तो के पक्ष सामने में आ रह गए, चुकी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है, राजपूत समाज पर अटैक किया, कई आरोप अभी लगाए राजकुमार जी ने, तो ये कहीं ना कहीं कौन आपको से लगता है राजपूत इम्पैक्ट समाज डालेंगे पर अटैक उपचुनाव करा? पर? राजकुमार जी को ध्यान होना चाहिए कि जातिगत राजनीति से अब देश ऊपर उठ चुका है। कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता नहीं होती है। हमारे अनुशासन रहता है, सभी नेताओं पे लागू होता है। उन्होंने एक सामान्य रूप से, राजेंद्र जी राठौड़ हमारी पार्टी के जी। वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं, पूरी पार्टी उनका सम्मान करती है। और राठौड़ साहब ने पूरे प्रकरण का खुद ही पटाक्षेप कर दिया, उनका वक्तव्य इस पे आ चुका है। जी।
चलिए, राजकुमार जी का रुख करूंगा। राजकुमार जी, आपने कई सारी बातें कही अभी ओपनिंग नोट के अंदर, लेकिन फिर भी आपने सचिन पायलट की बात करी, अशोक गहलोत की बात करी। लेकिन अगर इन दोनों ही नेताओं को, अगर मैं पिछले कुछ चुनाव जो हुए हैं, चाहे लोकसभा की बात कर ले, चाहे विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस वो परफॉर्मेंस जो है नहीं दिखा पाई जो उम्मीद की जा रही थी। अफजल भाई, कांग्रेस पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ती है। जी परिणाम जो देवतुल्य मत किस तरीके का देते हैं या नीली छतरी वाला किस तरीके का देता है, वो अलग बात है। कांग्रेस पार्टी हमेशा एकजुट होकर चुनाव लड़ी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में छोटे मोटे मतभेद हर परिवार में, छोटे बड़े परिवार में होते रहते हैं। मतभेद अपनी जगह है, लेकिन जब चुनाव होता है तो हमारा टारगेट भारतीय जनता पार्टी होता है और राजस्थान की सेवा होती है। तो हमने भारतीय जनता पार्टी को टारगेट रखते हुए राजस्थान की बेहतर सेवा की। हमको विधानसभा चुनाव में जितना हम सोचते थे उतना परिणाम नहीं मिल पाया। राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं ने हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया और आज हम बेहतर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कई इंजनों वाली सरकार 8 महीने से राजस्थान में किस तरीके से सर्कस कर रही है, ये पूरा राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। कल देश के प्रधानमंत्री राजस्थान आए थे, उनके चेहरे पे जो लकीरें थी वो देख रहे थे कि मैं इस राजस्थान में 8 महीने जिस नई नवेली बीजेपी को शपथ ग्रहण करवा के गया था, 8 महीने में इन्होंने 8 मिनट भी राजस्थान को आगे नहीं बढ़ाया। ये बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं राजस्थान का निवासी हूँ। राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा बयान है कि हम राजस्थान का विकास चाहते हैं। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी अन्य दल की हो, लेकिन 8 महीने से जो राजस्थान का भट्टा बढ़ाया है, ये जो सर्कस खेल रहे हैं, इससे राजस्थान के आवाम का नुकसान हो रहा है। चाहे वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, ये बार बार ठीकरा पड़ता है कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, 8 महीने से राजस्थान की जनता ने आपको मौका दिया है, तो आप काम क्यों नहीं कर रहे? पहले भीषण गर्मी के अंदर पानी बिजली का सुपरबंधन इनसे नहीं हो पा रहा था, आप लगातार देख रहे थे। उसके बाद जब ज्यादा बारिश आ गई है तो उसका भी सुपरबंधन नहीं कर पा रहे। पानी नहीं है तो प्रबंधन नहीं कर पा रहे, पानी है तो प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। और ईआरसीपी का जो मुद्दा है, लगातार उसको गोल मटोल किए जा रहे हैं। इनके एक वरिष्ठ मंत्री है जो इस्तीफा दिए घूम रहे हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार होगा नहीं होगा ये तो हमको पता भी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। और आप बताओ, 15 अगस्त को झंडारोहण होता है, देश के तिरंगे के सम्मान के लिए कलेक्टर और एसपी को, एक मंत्री को जबरदस्ती पकड़ के लेके आना पड़ रहा है कि साहब झंडा तो फहरा दीजिए। आप सोच लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ना देश की हो रही है ना राजस्थान की हो रही है। और इनके जो बड़े नेता हैं, जो यूपी के लाडले हैं, और यहाँ पर जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, अब आप बताइए, राजनीति में हार जीत होती रहती है। अब उनका फ्रस्ट्रेशन है कि उनको यूपी में कोई मंत्री नहीं बनाया गया, उनको भारत सरकार में कोई मंत्री नहीं बनाया गया। ये उनका फ्रस्ट्रेशन उनकी जगह है। जो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, उनका भी फ्रस्ट्रेशन आपने देखा है। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा था और जब प्रधानमंत्री जी ने अपील की तब उन्होंने पर्चा वापस लिया। तो जो खुद 2 बड़े नेता आए हुए हैं, उन दोनों में अनुशासन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी को क्या अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे? और जहां तक राहिला राठौड़ साहब का सवाल है, आप खुद ने देखा है, आज पिछले 5 दिन से पूरे राजस्थान में आक्रोश है, जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तरह तरह वक्तव्य दिए जा रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, आप अपनी पार्टी का कितना ही नुकसान कर ले, वो आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ अगर आपने एक शब्द भविष्य में दोबारा बोला तो हिंदुस्तान का व्यक्ति आपको यहाँ वोटों के माध्यम से धूल चटाएगा। और जो राजस्थान की कथा आपने पिछले 8 महीने में की है, मेरा आपसे आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी से आग्रह है कि राजस्थान आपका है, हम सबका है, उसके विकास में कोई कोताही मत बरतिए। राजस्थान हमेशा आपको विकास की ओर देखना चाहता है और राजस्थान का आवाम भी विकास की ओर देखना चाहता है, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। ये जो सर्कसबाजी चल रही है, इसको आप बंद करिए। शिक्षा, चिकित्सा, कर्मचारी, किसान, नौजवान, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, तमाम ऐसे मुद्दे जिन पे आपकी लगातार। अब आप बताइए, आज 5वां दिन है, आज जयपुर के अस्पताल के बाहर, मोर्चे के बाहर एक समाज विशेष का वर्ग आज 5 दिन से धरने पे बैठा हुआ है, लेकिन सरकार का एक भी बड़ा प्रतिनिधि उनसे जाके चर्चा करने को तैयार नहीं है। अब आप बताइए, 5वां दिन से कोई व्यक्ति, कोई समाज अपने सपुत्र की लाश लिए वहां बैठा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सरकार को फुर्सत तक नहीं है। तो ये तमाशा जो है इसको बंद करिएगा, मेरा आपके चैनल में भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है। चलिए, राजकुमार जी, उपचुनाव का अगर पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, ट्रैक रिकॉर्ड, तो कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती आई है उपचुनाव के अंदर। क्या आपको लगता है इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस अपनी वो परिपाटी जो है वो दोहरा पाएगी, जो वो अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा से रहा है उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी का? क्या वो वापस इस बार भी रह पाएगा? देखिए, जो 5 सीटों पे उपचुनाव पहले हो रहे थे, उनपे हम स्पष्ट बहुमत के साथ वापस सत्ता में आ रहे थे, 5 सीटों को काबिज कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं,
उनका बीच में देहांत हो गया। मैं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके चैनल पे पुनः उनको श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। लेकिन आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में इन 6 सीटों में से एक भी सीट राजस्थान के देवतुल्य मतदाता नहीं देंगे। उसका कारण ये है कि पिछले 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कथनी और करनी में राजस्थान की जनता के साथ अंतर किया है, उस बात को राजस्थान का आवाम, नौजवान, किसान, महिला सब समझ चुके हैं। इसलिए हमको पूरा भरोसा है, आने वाले जो 6 उपचुनाव हैं उसमें कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो भी अलायंस होगा, अलायंस तो अभी भविष्य में तय होगा, हालांकि तय करेगा अलायंस किस सीट पे करना है या नहीं करना है, लेकिन निश्चित तौर पे हमारे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो भी अलायंस होगा वो 6 की 6 सीटों पर जीत करके भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव की तरह पुनः धूल चटाएगा। चल हितेंद्र जी, यही सवाल आपसे भी करना चाहूंगा। कांग्रेस का अगर उपचुनावों में ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो अच्छा रहा है, तो क्या लगता है बीजेपी इस बार वो जो ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस का, जो वो परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस की पुराने उपचुनाव का, अगर हम रिजल्ट देखें तो उनको ब्रेक करने में कितना सफल रह पाएगी और कैसे आप कर पाएंगे? देखिए, मैं 2-3 बातों का जवाब देना चाहूंगा। पहले आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी तो ट्रैक रिकॉर्ड बदलने वाली ही पार्टी रही है। हमारी पार्टी ने जब शुरुआत करी थी तब देश के सभी कोनों में कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करती थी, मगर आज हमने कांग्रेस को रीजनल पार्टी की तरह लाके छोड़ दिया। हम लोगों ने हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड बदले और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की ट्रैक रिकॉर्ड बदलेगी और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा से भी अधिक अच्छा परिणाम मिलेगा। 6 की 6 सीटें हम मजबूती से लड़ेंगे और 6 की 6 सीट जीतने के लिए हम प्रयास करेंगे। एक विषय में और रखना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में तो फेल थी जब भी जनता ने इनको विपक्ष में बिठा दिया, मगर विपक्ष के रूप में भी कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही है। 9 महीने में कोई भी मुद्दा सड़क पे कांग्रेस ने नहीं उठाया, कांग्रेस का कोई भी नेता सड़क पे नहीं उतरा अभी तक। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अभी प्राकृतिक आपदा का इतना बड़ा संकट राजस्थान पे आया अतिवृष्टि के रूप में। मैं पूछना चाहूंगा मेरे कांग्रेस के मित्र से कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर और मुख्यमंत्री तक प्रत्येक व्यक्ति सड़क पर था, मगर कांग्रेस का एक भी व्यक्ति कहीं भी मदद करता हुआ दिखता हुआ हो तो आप उनसे पूछें और ये बताएं। ये जनता से विमुख रहने वाली पार्टी है। कांग्रेस भी चुनाव के समय पे जनता के बीच में आती है। रही बात किरोड़ी लाल जी की इस्तीफे की, तो उस पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपना वक्तव्य देके स्पष्ट कर दिया। किरोड़ी लाल जी का भी उस पे वक्तव्य आ गया, मगर कांग्रेस की तो पूरी की पूरी पार्टी ने, पूरी सरकार ने ही, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बने हुए उनके सामने इस्तीफे दे दिए थे, अपने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे दे दिए थे। तो कांग्रेस नैतिकता के बारे में और इस्तीफे के बारे में ना बोले तो ही अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस का नैतिक पतन हो चुका। कांग्रेस जिस तरह के वक्तव्य चौटाला जी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, जन्माष्टमी के ऊपर दिए, सारी प्रदेश की जनता उसको देख रही है और आने वाले समय में जनता इनको धूल चटा देगी। इनके गठबंधन, जो बेमेल गठबंधन इन्होंने राजस्थान में जबरदस्ती के किए थे, बाप पार्टी इनसे कभी गठबंधन नहीं करना चाहती थी, उसने गठबंधन किया भी नहीं। इन्होंने जबरदस्ती उसको समर्थन दिया, उन्होंने अपने कैंडिडेट जहां जहां लड़ाने थे लड़ाए। हनुमान बेनीवाल स्पष्ट रूप से कह चुके कि मैं चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस की जाने कहां गठबंधन है, कहां पे बेमेल है। जबरदस्ती गले पड़ने की स्थिति आज कांग्रेस की छोटे छोटे दलों के सामने हो गई है। चलिए, आप साथ ही एक सवाल और है। लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट रहा बीजेपी का, हालांकि उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा वो रिजल्ट, उसके बाद अब उपचुनाव में क्या बीजेपी नए कदम जो है वो उठाने वाली है? लोकसभा चुनाव को लेकर आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसका जवाब देना भी चाहता था। लोकसभा चुनाव में हमारी स्थिति वही थी, हमने पढ़ाई मेरिट के लिए करी थी, मगर हमें फर्स्ट डिवीजन मार्क्स जनता ने दिए। मगर कांग्रेस हमारी अभी 240 सीटें, तीनों बार की सीटों को भी जोड़ लिया थे, 14, 19 और 24, तब भी 200 पे भी नहीं पहुंच पाई। इनकी स्थिति वो है कि जो बच्चा लगातार 2-3 बार फेल हो जाता है, वो विद डिस्टिंक्शन अगर पास हो जाता है, ग्रेड से पास हो जाता है, तो वो उसके माँ बाप बहुत अधिक खुशी मना लेते हैं। और एक बच्चा जिसने बहुत अधिक पढ़ाई की होती है मगर उसको आशा अनुरूप रिजल्ट नहीं मिलता, तो भी वो दुखी होता है। कांग्रेस अपनी हार को भी अपनी सफलता मानती है और हमारी सफलता पे भी हम विचार करते हैं और अच्छा कैसे जिया जाए इस पे सतत प्रयास करते हैं। जी, चलिए राजकुमार जी का रुख करूंगा। राजकुमार जी, जो बीजेपी प्रवक्ता ने जो बातें रखी उनसे आप कितना एग्री करते हैं? साथ ही साथ इस बार के उपचुनाव में क्या जातिगत आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा? साथ ही साथ आपने अलायंस की बात करी, तो क्या कांग्रेस पार्टी अलायंस करेगी? अफजल भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी ने ट्रैक रिकॉर्ड बदलने का काम किया है।
तो मैं उनको बता, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को रीजनल पार्टी बना दी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने ट्रैक रिकॉर्ड बदला है। भारतीय जनता पार्टी या देश में कांग्रेस मुक्त भारत करने वाली पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को डरा धोखा के कार्यकर्ताओं को तोड़ के अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया। कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हुई। बीजेपी का लोकसभा चुनाव में नया नाम था। भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ताओं को बताना चाहता हूँ, जी बाहरी जोड़ो पार्टी। और जहां तक लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के अंदर हमारी पार्टी का जो अलायंस है वो अब डिसाइड होगा। कमान तय करेगा किस पार्टी के साथ अलायंस करना है या किसके साथ नहीं करना है। लेकिन निश्चित रहे, अलायंस हो या ना हो, हमारा जी कांग्रेस पार्टी का वहां उम्मीदवार जीतेगा और राजस्थान की पुनः 6 सीटें हम वापस प्राप्त करेंगे। और जहां तक गोविंद सिंह डोटासरा जी के जो जन्माष्टमी के जो बयान के लिए वो जी बयान पार्टी को लेकर प्रवक्ता बात कह रहे हैं, करेंगे। जी मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी की ओर से, मेरी अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपके सभी पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को, पूरे राजस्थान वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। चलिए, एक सवाल मेरा था, जातिगत आधार पर उम्मीदवारों का चयन, क्या कहेंगे इसको लेकर उपचुनाव में? देखिए, कांग्रेस पार्टी छत्तीसवीं कौम की पार्टी है। उपचुनाव की बात करें या किसी और चुनाव की पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी छत्तीसवीं कौम की पार्टी, छत्तीसवीं कौम को हमेशा साथ लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह अमीर अमीर लोगों को साथ लेकर चलती है। विशेष राज्यों के साथ विशेष दर्जा नहीं हम लोग करते हैं। हमारे लिए सभी जातियां समान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो जैन, बौद्ध धर्म, सारे धर्म, सारी जातियां, अमीर गरीब, सब लोगों की पार्टी है। जी और हम चाहते हैं कि जो हमारे उपचुनाव छह होंगे, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, महिला, नौजवान, तमाम पहलुओं को ध्यान रखते हुए आलाकमान टिकटों की घोषणा करेगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त देने के हमारे उम्मीदवार सक्षम रहेंगे। इस बात का मुझे और मेरी पार्टी को भरोसा है। चलिए, हितेंद्र जी आपका रुख करूंगा। यही सवाल आपसे भी, जातिगत आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा बीजेपी में, पहला सवाल। दूसरा, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप जो है वो बीजेपी पर लगातार लगते आए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये सच्चाई है देश की राजनीति की, इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि सभी जातियों का अपना अपना वर्चस्व होता है, उनका अपना अपना बाहुल्य रहता है, और उसको देख के सभी दल, चाहे वो जी भाजपा हो, कांग्रेस है या अन्य दल हो, वो सब अपने अपने निर्णय करते हैं। मगर जी भारतीय जनता पार्टी सभी समाज, वर्ग, मजहब को साथ लेके चलने वाली पार्टी रही है। रही बात खरीद फरोख्त की, तो खरीद फरोख्त में मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की रीति नीति से दुखी होकर अगर कोई भी अच्छा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता बिना शर्त लेना चाहता है, तो इसमें सभी का स्वागत है। जी कांग्रेस के जो विचार हैं वो राष्ट्र विरोधी विचार हैं। कांग्रेस आज भी ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है जो 370 को हटाना चाहती है। हम तो कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहेंगे कि उनका स्टैंड क्या है, कि वो जी 370 को हटाना चाहते हैं या 370 हटी इसके पक्ष में है। बिल्कुल। साथ ही एक और सवाल यहाँ निकल कर आता है कि बीजेपी में जिस तरीके के बदलाव अभी हाल ही में हमें देखने को मिले, मदन राठौड़ जी को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये क्या उपचुनाव के चलते ये बदलाव जो है ये किए गए हैं बीजेपी के अंदर, और इन बदलावों का कितना इम्पैक्ट जो है उपचुनाव पर पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, मदन राठौड़ जी पुराने भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, विधायक रहे, सचेतक जी रहे, 4 बार जिलाध्यक्ष रहे, संगठन चलाने का उनको लंबा अनुभव रहा है। सीपी जोशी जी खुद जी ताबेमुक्त होना चाहते थे। उनका जो टास्क था लोकसभा चुनाव और जी विधानसभा चुनाव, वो उनने सफलतापूर्वक पूरा करा। सतीश जी पूनिया ने अपना टास्क पूरा करा था। विपक्ष के रहते सड़कों पर हम सभी जी लोगों ने देखा है जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी में सबके रोल बदलते रहते हैं समय समय पे। हमारे यहाँ हर व्यक्ति को समय अनुसार काम दिया जाता है और वो व्यक्ति उस काम को सहर्ष, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण परिश्रम के साथ पूरा करता है। चलिए, आपका रुख करूंगा राजकुमार जी। राजनीतिक खेमे में चर्चा है, जिस तरीके का लोकसभा चुनाव के दौरान रिजल्ट रहा उसमें पायलट खेमे के नेताओं ने अच्छा रिजल्ट दिया, ऐसी बात सुनने में आ रही है। तो सचिन पायलट को इन उपचुनावों में कितनी तवज्जो दी जाएगी? देखिए, जहां तक आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में पायलट खेमे के नेताओं को ज्यादा तवज्जो मिली या ज्यादा उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कांग्रेस पार्टी में एक ही खेमा है, उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारा चुनाव चिन्ह हाथ है। और कांग्रेस पार्टी चुनाव चिन्ह हाथ के नीचे हमारे 25 के 25 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। और उनकी घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी के आशीर्वाद से, रणदावा जी के आशीर्वाद से, और गहलोत साहब की, रणदावा जी की, और ये डोटासरा जी की, इन जी तमाम नेताओं की अनुशंसा था। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि वो पायलट साहब का उम्मीदवार था या वो गहलोत साहब का उम्मीदवार था, अमुक पार्टी का। सारे के सारे 25 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और सब 25 के 25 उम्मीदवारों ने बेहतर चुनाव लड़ा। 14 उसमें लूज कर गए, 11 उसमें कामयाब हुए। 2-1 बहुत भारतीय जनता पार्टी की जो कलाकारी है,
कलाकारी तक हार गए, वो कोर्ट में केस चल रहा है, जैसा भी कोर्ट आदेश देगा उसकी पालना हम लोग भी करेंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहे, इस बार जो चुनाव होने जी वाला है, जिस तरीके का लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 सीटें पार कर रही थी, देश में 400 पार कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के तो जुमले बन के रह गए। बड़ी बड़ी गारंटियां, बड़े बड़े जो वादे थे भारत के देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, पूरा मंत्रिमंडल, पूरी भारतीय जनता पार्टी, तमाम तरह की जो भी बातें थी वो राजस्थान की जनता बहुत बेहतर तरीके से समझ गई है। और समझने का जो परिणाम है लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया, जी जहां 25 के 25 पार आ रहे थे, और वहां 25 में से 11 सीटें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को बहुत आराम से दी थी। ये तो हम लोग और अगर ताकत लगाते तो निश्चित तौर पे कहीं हमारी 17, 18, 20 सीटें निश्चित तौर पे आ जाती, लेकिन कुछ कमियां रह गई। निश्चित तौर पे आने वाले प्रत्येक चुनाव में हम सुधार करेंगे, लेकिन जो उपचुनाव आ रहा है जी उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट के साथ साथ हमारी तैयारियां भी, हमारा मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में हमारी कमेटियां तमाम बन चुकी है, और तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता मुस्तैद है। और हमारे एक सौभाग्य की बात और है कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ राजस्थान की जनता भी इस बार कमर कस के तैयार बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार तेल निकालना है। जी चलिए हितेंद्र जी आपके पास आऊंगा। वसुंधरा राजे एक बड़ा नाम राजस्थान की राजनीति में, उपचुनावों में उनका क्या रोल रहने वाला है? क्योंकि ऐसी राजनीतिक खेमे में ये बातें बहुत आई थी कि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, लोकसभा चुनाव के दौरान। तो अब उपचुनावों के दौरान उनका क्या रोल रहेगा? देखिए, वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित नेता हैं, 2 बार की जी पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, 5 बार की सांसद, 5 बार से विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अभी उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनका जी रोल हर निर्णय में और हर चुनाव में रहना है, छोटे से बड़े सभी चुनावों में वो हमारी नेता हैं। हम उनके नेतृत्व में उनको साथ काम करते हुए सब लोग भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने अभी कहा कि हम सब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जी गुटके हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के गुटके हैं, मगर उन्हें याद होगा कि जब खड़गे साहब सितंबर माह में यहाँ पे बैठक लेने आए थे तो कांग्रेस ने किस तरह से राजस्थान में उनका अपमान करके और उन्हें वापस खाली हाथ भेजा था। इस पे भी कांग्रेस के प्रवक्ता को रोशनी डालनी चाहिए कि ये कांग्रेस में विग्रह है, कांग्रेस में गुटबाजी है। पहले 2 ही गुट हुआ करते थे, पायलट साहब का और गहलोत साहब का। अब 3-3, 4-4 गुट हो गए। पायलट साहब का और गहलोत साहब का गुट अलग था, डोटासरा जी का गुट अलग हो चुका है। अब सब अपने अपने गुट लेके अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी अपनी डफली, अपनी अपना राग बजा रहे हैं। और इस नाते कांग्रेस विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से नहीं निभा पा रही। कांग्रेस पूर्ण रूप से विपक्ष के रूप में विफल होती जा रही है। सत्ता पक्ष के रूप में विफल करके जनता ने इनको विपक्ष में बिठाया था, मगर अब ये विपक्ष में भी विफल हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगले चुनाव में विपक्ष के नेता के रूप में भी कांग्रेस को जनता नहीं आने देगी। चलिए उपचुनाव ये दरअसल एक इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, लेकिन फिर भी समय की अपनी एक सीमा होती है। ज्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है, तो इसीलिए चलते चलते क्लोजिंग नोट के साथ साथ आप दोनों ही मेहमानों से एक सवाल, किन मुद्दों के साथ जो है आपकी पार्टियां जो है इस बार उपचुनाव में आने वाली है? सबसे पहले राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगा, क्लोजिंग नोट भी चाहूंगा और साथ ही साथ आपके क्या मुद्दे हैं इन उपचुनावों को लेकर। राजस्थान सरकार की पिछले 8 महीने से जो विफलता है, उनको विफलताओं को हम राजस्थान की जनता के बीच में लेके जाएंगे। राजस्थान की जनता को तमाम 8 महीने का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, बहुत बारीकी से उन्होंने स्टडी की जी है, और उन तमाम मुद्दों को हम दोबारा उजागर करने का प्रयास करेंगे। पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, रिफाइनरी, और ये ईआरसीपी, कर्मचारी, नौजवान, किसान, तमाम मुद्दों को लेके और राजस्थान की जनता के बीच में जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बेहतर तरीके से शिकस्त देते हुए हम नजर आएंगे। चलिए हितेंद्र जी आपका रुख करूंगा। सर क्लोजिंग नोट, साथ ही साथ क्या मुद्दे हैं इस बार उपचुनाव में बीजेपी के? एक ही मुद्दा है, डबल इंजन की सरकार और उसका डेवलपमेंट। जो हमारी जनहितैषी योजनाएं हैं, जी सरकार जनता के साथ मिलकर जन भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है। हमारा संगठन मजबूत है। हर हाल में हम मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें, पूरी 6 की 6 सीटें जीतने का प्रयास करते हुए कांग्रेस को चारों खाने चित करेंगे। चलिए, आप बहुत बहुत ही शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान की कुल 6 विधानसभा सीटें जो हैं अब खाली हो गई है, उन पर आगामी समय में उपचुनाव होने हैं, और इसी को लेकर दोनों ही बड़ी पार्टियां, चाहे बात करें कांग्रेस या बीजेपी, दोनों ने कमर कस ली है। लेकिन रिजल्ट जनता के हाथ में है। जनता किसके सर पर ताज रखती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।